हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावले पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 8 पार्ट तक अपना कोर्स पूरा कर लिया है। अब हम आगे करने जा रहे हैं, अपना चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है व्रत। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्रत के इस चैप्टर में परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसमें व्रत के जो बेसिक्स होते हैं उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वर्त की छोटी से छोटी चीजें मिला के सभी चीजों को हम इसमें वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको आगे की प्रश्नावली को करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक व्रत होता है। व्रत किस टाइप का होता है, यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक व्रत है। देखिए, ये एक व्रत है। क्या है? व्रत है। ठीक है, देखिए, इस टाइप का एक व्रत होता है, जिसमें एक मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच में एक पॉइंट होता है। हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं इस पॉइंट को? केंद्र। फिर ये जो परिधि है, चारों तरफ की ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, समझ में आया आता? देखिए, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको हम? त्रिज्या। इसको अपन आर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्या की डबल, ये इस साइड भी डबल होगी, तो इस साइड आते ही ये डबल हो जाएगी, मतलब त्रिज्या की 2 गुना। ये जो सीधी लाइन है, इस पूरी लाइन को अपन कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे इसको? व्यास। इसको अपन डी से लिखते हैं, इसका मतलब होता है डायमीटर। यहां तक समझ में आया? ये ये तो जो व्रत में मुख्य बिंदु है, ये वाले है। ये बिंदु कहाँ कहाँ पर होते हैं, किस किस को कहते हैं ये। अब आज अपन इसकी परिभाषा भी देखेंगे कि इनको कहते कैसे हैं। उसको गणित की भाषा में अगर सही ढंग से डेफिनेशन लिखने जाए तो उसको किस प्रकार से परिभाषा के रूप में प्रदर्शित करेंगे, उसके बारे में अपन आगे जानेंगे। चलिए देखते हैं। अगला देखिए, सबसे पहले क्या था, परिचय में उस व्रत की परिभाषा। परिचय में व्रत की परिभाषा देखते हैं कि व्रत क्या होता है। व्रत की परिभाषा देखते हैं, व्रत होता क्या है। देखिए, किसी तल में स्थित एक स्थिर बिंदु, किसी तल में स्थित एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर रहते हुए उसी तल में विचरण करने वाले बिंदु का बिंदु पथ एक व्रत कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, इस प्रकार से अपन चित्र से देखते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर देखिए चित्र से। देखिए, ये एक व्रत है। क्या है? व्रत है। इससे अपन समझ लेते हैं। चलिए, ये एक व्रत तो ये है अपने पास। चलिए, अब देखिए, परिभाषा को ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी तल में स्थित एक स्थिर बिंदु, जैसे ये तल है, इसमें कोई एक बिंदु स्थित है। ध्यान से देखिए, एक बिंदु स्थित है। एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर, स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु है। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु अपन ने मान लिया। ठीक है, चलिए, एक तल में एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु से एक स्थिर बिंदु से, देखिए, किसी तल में स्थित एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर, मतलब स्थिर हमेशा दूरी कितनी रहेगी? 5-5 सेंटीमीटर ही रहेगी। स्थिर पर रहते हुए इसी तल में विचरण करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर स्थिर दूरी है, यहाँ 5 सेंटीमीटर एक और यह बिंदु आ गया, मेरे पास 5 सेंटीमीटर एक और ये बिंदु आ गया, एक यहाँ पर भी एक बिंदु आ गया 5। ये सभी क्या है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि स्थिर दूरी पर एक, जैसे अपन और मान लेंगे, यहाँ पर भी बिंदु, यहाँ पर भी बिंदु, ये सब कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, देखिए, ये सभी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
ये देखिए ये, ठीक है ना। ये सभी बिंदु कितने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक स्थिर बिंदु लिया, इससे स्थिर दूरी पर बिंदु है बहुत सारे। इन बिंदु का विचरण करने वाले, यहाँ पर भी जितने भी बिंदु विचरण कर रहे हैं, बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु का बिंदु पथ मतलब ये बिंदुओं का रास्ता, ये वाला जो बिंदु पथ है, ये जो बिंदुओं का रास्ता है, ये वाला, इसको अपन वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। आया समझ में? कंप्लीट। इस प्रकार से ये परिभाषा बनी है। अब यहाँ पर देखिए, इस वर्त से समझे अपन, देखिए ये जो दूरी होती है, ये जो वृत्त का केंद्र होता है, वहां से ये देखिए ये लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु है। यहाँ पर अनंत बिंदु, कितने बिंदु है? यहाँ पर इस लाइन पर अनंत बिंदु है। तो इस स्थिर बिंदु से इसकी दूरी, ये सभी दूरी कितनी होगी? 5-5 सेंटीमीटर। ये सभी ही स्थिर होगी, 5, 4, 3 कोई भी है तो वो सभी स्थिर होगी। तो यहाँ पर कितने भी बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पर तो अनंत बिंदु होता है, और इन बिंदुओं का रास्ता, ये बिंदुओं को आपस में मिला दे तो एक पूरा व्रत बन जाता है। क्या व्रत बन जाता है? एक पूरा व्रत बन जाता है। और इसे ही, इस बिंदुओं के पथ को ही अपन व्रत कहते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से व्रत की परिभाषा आप लिखनी चाहो तो आप व्रत की परिभाषा इस प्रकार से आप लिखोगे। आया समझ में यहाँ तक कंप्लीट? अब अपन आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ। देखिए अगली स्लाइड में है, एक वृत्त उस एक समतल को जिस पर वह स्थित होता है 3 भागों में विभाजित करता है। एक जो वृत्त है जो समतल में स्थित है, वो वृत्त को 3 भाग होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? आइए यहाँ पर अपन ड्रॉ करके बना के देखते हैं। देखिए देखते हैं। ये जो अपन ने एक व्रत बनाया, क्या बनाया है अपन ने? ये व्रत का केंद्र है। ठीक है, दिखाई दे रहा है व्रत अच्छे से? ठीक है। अब व्रत है, इस प्रकार से अपने व्रत बनाया। ये देखिए ये जो ये वाला है, एक चतुर्भुज है सामने, जैसे ये बी सी डी, ये एक तल है। क्या है? ए बी सी डी तल, और इसके अंदर एक व्रत है। आया समझ में? तो व्रत को स्थिर, देखिए एक व्रत उस एक समतल को, ये एक समतल आकृति है, उस पर वह स्थित होता है, वह 3 भागों में विभाजित करता है। वह 3 भाग है व्रत के अंदर, जिसे व्रत का अभ्यंतर या इंटीरियर कहते हैं। जो व्रत के अंदर भाग है इसको क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। अभ्यंतर, ये व्रत का कौन सा भाग है? इस व्रत के अंदर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट्स या व्रत का अभ्यंतर भाग। आया समझ में? चलिए, यही लिखा हुआ है, अभ्यंतर भी कहते हैं। एक होता है व्रत पर, जो ये व्रत, ये जो लाइन जा रही है, ये जो बिंदु पथ है, इसके ऊपर जो भी बिंदु होगा यानी कि व्रत के पर होगा, व्रत के ऊपर होगा। ठीक है ना? इस जो लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो मतलब है व्रत के ऊपर। ठीक है, व्रत पर। एक होता है थर्ड भाग, पार्ट होता है व्रत के बाहर, जिसे व्रत का बही भाग, एक्सटीरियर पार्ट भी कहते हैं। व्रत के बाहर, देखिए ये जो व्रत है, इस समतल के अंदर में व्रत के अलावा जितना भी पार्ट्स है व्रत के बाहर का, इसको अपन कहते हैं बहिर्भाग। क्या कहते हैं? बहिर्भाग। बहिर्भाग, इस वाले पार्ट्स को, ये जो पार्ट्स है इसको अपन क्या कहते हैं? बहिर्भाग। ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार से एक वर्ग को, एक सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स है? एक तो होता है व्रत का अभ्यंतर भाग, एक व्रत के पर होता है, व्रत के ऊपर वाला पार्ट्स, और एक होता है व्रत के बाहर वाला भाग, एक्सटीरियर इंटीरियर। ठीक है, आया समझ में? चलिए, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। बता, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए कि व्रत के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, व्रत के अंदर, बाहर और एक व्रत के ऊपर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले साइड में। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, अब कौन से हैं? ये वाला जीवा। क्या है? जीवा।
अब वृत्त की जीवा किसे कहते हैं इसके बारे में देखना है। चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं वृत्त, तो इसमें जीवा का आपको समझाते हैं। देखिए ये एक वृत्त है, क्या है, क्या है, ये एक वृत्त है। वृत्त में दो बिंदुओं की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, ये परिधि है, ये परिधि है पूरी, ये जो परिधि है पूरी चारों ओर का सर्कल, ठीक है। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, इन बिंदुओं को मैंने आपस में मिलाया, इन बिंदुओं को आपस में मिलाया। दो बिंदुओं को मिलाने पर मिलाने वाले रेखाखंड, जैसे ये दो बिंदु है इनको मैंने आपस में मिला दिया, तो ये मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसको अपन जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त के ऊपर दो बिंदु स्थित है, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। जीवा कितको बहुत सारी जीवा हो सकती है, ये वाली भी जीवा होगी। अब ये वाली जो केंद्र से होकर एक जीवा आएगी जो केंद्र से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। देखिए एक जो जीवा होगी वो केंद्र से होकर गुजरेगी, ये वाली जो जीवा होगी, ये वाली जीवा वृत्त की व्यास भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वृत्त की व्यास कहलाएगी। जैसे कि देख लीजिए आप, ये जो है ये मध्य बिंदु मतलब केंद्र है वृत्त का, तो ये देखिए ये पूरी केंद्र से होकर गुजरती है, तो केंद्र से गुजरने वाली वृत्त की जीवा भी है और ये एक वृत्त का व्यास भी है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि वह सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा है। तो आप उत्तर दोगे उसका कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आया समझ में। इसके अलावा आप वृत्त में कितनी भी जीवा बना सकते हो, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, तो आप कितने भी बिंदु इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। दो बिंदु P और Q ले तो रेखाखंड पी क्यू, जैसे आपने ये ले लिया P और ये ले लिया Q, तो पी क्यू क्या है, एक वृत्त की जीवा कहलाती है। तो अपन कहेंगे कि पी क्यू है, पी क्यू क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा है। आया समझ में। अगर आप नाम देना चाहो कि भाई ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q, आपस में दोनों को मिला दिया तो पी क्यू रेखाखंड है, ये एक वृत्त की जीवा है। आया समझ में। चलिए यहाँ तक अपन ने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, आगे देखिए, देखिए आगे व्यास। अब क्या पढ़ने अपन, व्यास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यास। कि व्यास किसे कहते हैं, यहाँ देखिए एक एक टॉपिक ओपन लेंगे, फिर इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, समझेंगे उसको कि वृत्त में ये कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए अब अपन को देखना है वृत्त का व्यास। ये मेरे पास आ गया व्यास। तो मैंने क्या बताया था, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही उसका व्यास कहलाता है। तो देखिए वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। देखिए ये जैसे जीवा थी, क्या थी, जीवा, ये दो बिंदु को मिलाने वाली जीवा थी। तो इस केंद्र को यहाँ से देखिए, ये बिंदु एक ये और एक ये दो बिंदु है, तो यहाँ से सीधी जाने वाली ये रेखा, ये रेखाखंड देखिए जो वृत्त के केंद्र से जोकर जा रहा है, ये दो बिंदु है वृत्त की परिधि पर, फिर ये केंद्र से होकर जा रहा है रेखाखंड, तो केंद्र से जाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए रेखाखंड तो ये भी है और वृत्त की परिधि के दो बिंदु को मिला रहे हैं, मगर ये केंद्र से होकर नहीं जाता, तो ये जीवा कहलाएगा, और जबकि ये केंद्र से होकर जा रहा है तो ये वृत्त का व्यास कहला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से सीधा बिंदु एक वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, तो ये भी एक वृत्त का व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। अब इसको नाम देते तो P और ये Q, तो PQ एक वृत्त का व्यास है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, यही पॉइंट मैंने आपको बताया, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। सभी व्यासों की लंबाई समान होती है जो कि त्रिज्या की दोगुना होती है। तो देखिए ये जो व्यास है, आप ये व्यास ले लो, केंद्र से होकर जाने वाला ये व्यास ले लो, केंद्र से होकर ये भी व्यास जाएगा, तो सभी व्यास होंगे
उनकी लंबाई आपस में समान होगी। क्या होगी? समान होगी। और जो यहाँ से देखिए ये व्यास पूरा है, तो व्यास है ये, यहाँ से ये तो क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या का डबल होता है, वो होता है व्यास। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि व्यास होता है वो है त्रिज्या का डबल होता है। क्या होता है? d बराबर 2r। ठीक है ना? जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है ना? आए समझ में? चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, वृत्त का व्यास समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी, ये वाला पॉइंट भी आप दे रखना, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ये वाला प्रश्न अक्सर 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना? समझ में आया अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। आगे है परिधि। क्या है? परिधि, सरकमटेंस। सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं? देखिए अब इसको देखते हैं। ये वाला आ गया अपने पास वर्ग। ये है कब? वर्ग है। वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे वृत्त की संपूर्ण लंबाई देखिए, यहाँ से ये पॉइंट शुरू किया, फिर यहाँ से ये पूरी लंबाई, यहाँ से ये पॉइंट चलते ये पूरी लंबाई, ये जो यहाँ तक, ये वृत्त की पूरी लंबाई है। ये वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। आए समझ में? ये वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। आया समझ में? चलिए ये देखिए, अब होता है एक ऑप्शन है चाप, आर्क। चाप किसे कहते हैं? परिधि पर दो बिंदु के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। बिंदुओं पी क्यू के बीच के वृत्त के भाग में से एक बड़ा भाग तथा एक छोटा भाग है। बड़े भाग को दीर्घ चाप मेजर आर्क पी क्यू कहते हैं तथा छोटे भाग को लघु आर्क माइनर आर्क कहते हैं। ये देखिए ये कैसे होता है, देखिए अब इसको कर रहा, यहाँ पर देखिए, देखिए अब मैंने यहाँ पर कट मार दिया, ठीक है, यहाँ पर कट मार दिया। ठीक है, ये है पी, ये है, ये मैंने 2 कट लगा दिए। ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब इस पूरे वृत्त के 2 पार्ट्स हो गए। इस पूरा जो चाप है, ये पूरा जो एक था सर्कल था, अब इसको मैंने यहाँ से कट लगा दिए, तो ये 2 चाप हो गए। एक तो ये चाप पी क्यू ऐसा चाप हो जाएगा, देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया पी और क्यू। ये वाला चाप, ये अलग चाप है, ये हो जाएगा पी और क्यू, ये वाला चाप। तो ये चाप है, 2 चाप हो जाएंगे। परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। बिंदु पी क्यू के बीच के वृत्त के भागों में से एक बड़ा भाग तो एक छोटा भाग होगा। यहाँ पर कट लगा दिया, तो देखिए 2 भाग हो गए। एक तो ये वाला भाग हो जाएगा, तो ये तो हो गया लघु चाप। क्या हो गया? लघु चाप। ठीक है, और ये यहाँ से ये जो चाप है यहाँ तक का, इसको कहते हैं दीर्घ चाप। क्या कहते हैं? दीर्घ चाप। अगर आपने रचना वाली कई प्रश्नावली आटे में पढ़ी होगी, रचना की होगी, तो आप कोण बनाते समय भी यहाँ पर चाप काटते होंगे, इस प्रकार से चाप काटते होंगे, फिर इसको ऐसे मिलाते होंगे, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है ना? तो ये लघु जो, ये छोटा वाला जो चाप है, इसको अपन बोलते हैं लघु चाप या फिर माइनर आर्क। और बड़े वाले चाप को अपन कहते हैं मेजर आर्क। क्या कहते हैं? मेजर आर्क। समझ में आया चाप क्या होता है? फिर परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तक अपन ने समझ लिया। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए अगला है अपना अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। एक वृत्त का एक व्यास इसको 2 बराबर भागों चापों में विभाजित करता है। दोनों चापों में से प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, देखिए ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ जो वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से एक वृत्त का व्यास जाएगा। ये वृत्त का क्या है? व्यास। देखिए इस व्यास ने क्या कर दिया, इस व्यास ने वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? इस वृत्त ने
ये जो वृत्त था, ये जो पूरा वृत्त था, तो मैंने एक व्यास खींचा, तो व्यास ने क्या कर दिया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया इसको। देखिए यहाँ से दो भाग बन गए, जैसे कि मैंने ये वाला अपना चापा पी क्यू, तो यहाँ पर दो पार्ट हो गए। देखिए एक तो ऐसे बन जाएगा, ये वृत्त का व्यास आ गया पी क्यू, एक ऐसे बन जाएगा पी क्यू, ठीक है ना। दो भागों में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। कितने भाग हो गए उसके, दो पार्ट्स हो गए। तो इसको बोलते हैं अपन अर्धवर्त। ये आधा वर्त हो गया, क्या हो गया, आधा वर्त, इसको बोलते हैं अर्धवर्त, ठीक है। और ये भी क्या है, अर्धवर्त। आया समझ में, दो भागों में डिवाइड हो गया। तो व्यास होता है, देखिए वृत्त का व्यास इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। दोनों चापों में से प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं, प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। वर्तखंड, अब आता है सेगमेंट, वर्तखंड किसे कहते हैं। देखिए जीवा द्वारा प्रत्येक चाप के मध्य में मध्य क्षेत्र को वर्तीय क्षेत्र का खंड या वर्तखंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ अपन समझते हैं। देखिए अर्धवृत्त वाला हो गया, जैसे कि मेरे पास ये है, तो मैंने ये जीवा खींची, क्या खींची, जीवा खींची, ठीक है। अब देखिए जीवा ने क्या कर दिया, वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब अर्धवृत्त किसे कहते हैं, व्यास होता है ना, जब व्यास वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है तो दो पार्ट्स हो जाते हैं, तो वो दोनों ही वृत्त अर्धवृत्त कहलाते हैं, सेमी सर्कल कहलाते हैं। जबकि अगर जीवा, अगर जीवा व्यास ना होकर जीवा हो और जीवा वृत्त को दो भागों में बांट दे, अगर जीवा के द्वारा वृत्त के दो टुकड़े होते हैं तो दो वृत्त खंड बनते हैं। वृत्त के खंड मतलब वृत्त के टुकड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वृत्त खंड। तो दो वृत्त खंड हो जाते हैं, तो ये होगा छोटा वाला वृत्त खंड। ये जो छोटा वृत्त खंड है इसको अपन कहते हैं लघु वृत्त खंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड। और ये जो बड़ा है इसको अपन कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। आए समझ में, इस प्रकार से दो वृत्तखंड का निर्माण होता है। वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तीय क्षेत्र वृत्त जैसा क्षेत्र या वृत्तखंड कहते हैं। जीवा को वृत्तखंड का आधार कहते हैं। जीवा के साथ लघु चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ये जीवा होती है ना, ये उसका आधार बन जाती है। जैसे कि ये दीर्घ वाला है, ये जीवा आ गई, इसको ऊपर ये दीर्घ वाला आ गया, फिर ये जीवा आ गई, इसके नीचे ये लघु वाला आ गया, ठीक है ना। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। उसका मेन आधार क्या है, जीवा। क्या है, जीवा। आए समझ में। इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा, अर्धवृत्त और सेगमेंट के बारे में, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल और सेगमेंट के बारे में पढ़ा। सेगमेंट मतलब वर्तखंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए आगे है त्रिज्य खंड, सेक्टर। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते होते हैं। देखिए देखिए ये अपने क्या है, अपने पास वर्त है। क्या है, वर्त। त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्याओं के द्वारा, त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त के जो टुकड़े होते हैं। वृत्त खंड में क्या था, जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जा रहा था। त्रिज्य खंड में त्रिज्याओं का रोल होगा और त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त को डिवाइड किया जाएगा, तो उसको त्रिज्य खंड कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली त्रिज्या, ये क्या है, एक त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। एक और त्रिज्या मान लिया अपन, ये वाली एक त्रिज्या आ गई, ठीक है। तो ये दो त्रिज्या थी। अब त्रिज्याओं के बीच में ये जो वाला, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो डिवाइड हो गया, ये जो क्षेत्र आ गया मेरे पास, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्य खंड। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिज्याओं, दो त्रिज्याओं से एक तो ये लघु वाला छोटा बन गया और एक बड़ा वाला बन गया। यहाँ देखिए ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला बन गया, ठीक है ना, पूरा बड़ा बन गया। ये बड़ा वाला पूरा बन गया। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट,
ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको अपन कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये जो छोटा वाला पार्ट है देखिए, अब देखिए यहाँ पर तो पार्ट्स हो गए। ये जो बड़ा वाला है इसको अपन कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो छोटा वाला है इसको अपन कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। आया समझ में? देखिए, केंद्र को किसी चाप के चीरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। मतलब देखो, केंद्र को किसी चाप के चीरों, देखिए ये केंद्र है, इसको किसी किसी चाप, मतलब ये वाला क्या है? चाप है, इस चाप के सिरों से मिला दिया। यहाँ पर देखिए, ये जो केंद्र था उसको इसके चाप के चीरे से मिला दिया। यहाँ पर भी केंद्र है, इसको यहाँ पर चाप के चीरे से मिला दिया। चाप के चीरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच का क्षेत्र यहाँ पर मिला दिया, तो इसके बीच का क्षेत्र, और ये चाप है, ये वाला चाप है, इसके बीच का जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है, आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये एक त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लघु त्रिज्यखंड और एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये वाला जो है, जैसे ओ पी और ये क्यू, ओ पी क्यू क्या है? ओ पी क्यू एक लघु त्रिज्यखंड है, जिसे माइनर सेक्टर तथा शेष जो बाकी जो बचता है, शेष जो बचता है, इसके अलावा शेष ये वाला बड़ा क्षेत्र बचा, ये वाला, इस बड़े वाले क्षेत्र को अपन कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, या इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। यहाँ तक कंप्लीटली आप लोग समझ में आया? ये थी कुछ बेसिक्स जानकारी जो अपन ने यहाँ पर आज डिस्कस की है। इस चैप्टर की जितनी भी बेसिक्स जानकारी थी जो व्रत से संबंधित थी, उसमें आपको सभी टाइप की जानकारी इस वीडियो में अवेलेबल है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब अपन करेंगे अपने आगे वाली प्रश्नावली के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।